सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है वेनका की चिट्ठी। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप चित्रों में दिखाए लेखकों के नाम बता सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो यहाँ पर लेखकों के चित्र दिए गए हैं। ये है एंतो चेखव और दूसरा जो चित्र है वो कौन से लेखक का है, रहमान बाबा। ये दोनों क्या है बच्चों, ये लेखक है, यानी कि कहानियां, कविताएं, इस प्रकार के लेख लिखते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या आपकी कहानी लेखन में रुचि है। तो आपको बताना है कि आपकी कहानी लेखन में, यानी कि आप लोग को कहानी लिखना पसंद है। अगला प्रश्न है, किसी प्रसिद्ध भारतीय कहानीकार का नाम बताइए। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, किसी प्रसिद्ध कहानीकार का नाम बताना है। तो हम इसका नाम ले सकते हैं, प्रेमचंद्र जी का नाम ले सकते हैं। आप सबने उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, आपके विद्यालय की पुस्तकों में भी उनकी बहुत सारी कहानियां छपी हुई होती है, जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब अगला प्रश्न है, आपको किस भारतीय लेखक की कहानियां पसंद है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कौन से भारतीय लेखक की कहानियां पसंद है। अगला प्रश्न है, कि अन्य देशों के लेखकों की रचनाएं पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अगर हम अन्य देशों के लेखकों की कहानी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो रचनाएं जो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें उनके विचारों के बारे में पता चलेगा, वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, वहाँ के देश कैसे हैं, क्या क्या वहां पर होता है। तो वो हमें किससे पता चलेगा, कहानियों से ही पता चलेगा। तो इससे हमारा जो ज्ञान है वो और बढ़ेगा। तो इसी के साथ अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी वेनका की चिट्ठी लेखक अंतोन चेखव के द्वारा लिखित है। यह बाल श्रमिकों के जीवन पर आधारित है। 9 वर्ष की उम्र में अपनों से दूर रहकर मालिकों की यातना सहता बालक अपने दादाजी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी अन्य बालकों की तरह सामान्य जीवन यापन करना चाहता है। तो बच्चों, ये जो प्रस्तुत कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अंतोन चेखव, जिसका चित्र हमने अभी ऊपर देखा था। तो उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो यह बाल श्रमिकों के जीवन पर आधारित है। 9 वर्ष की उम्र में सपनों से दूर रहकर मालिकों की यातना सहता बालक अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है कि उसकी इच्छा क्या है, वो भी अन्य बालकों की तरह अपना साधारण जीवन जी पाए, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। पेशे से मोची उसका मालिक आलियाखिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्रिसमस से पहले की शाम के बारे में बताया जा रहा है। बाहर देश में क्या होता है, वहां पर तो क्रिसमस वगैरह मनाया जाता है। तो क्रिसमस से पहले की शाम है। 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, और पेशे से मोची उसका मालिक, यानी कि जो उसका मालिक है वो क्या है, मोची है, और आलियाखिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गिरजाघर क्या होता है बच्चों, चर्च। तो लोग चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस में क्या करते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, तो वहां पर चर्च में जाया जाता है। तो प्रार्थना सुनने के लिए वो लोग चर्च में जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो वेन का घुटनों पर से टिकाए पल पल काट रहा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं, मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात घिसी निब वाला पेन निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। तो जैसे ही उसके जो मालिक है वो लोग घर से चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, अलमारी से स्याही की दवात निकालता है, घिसी हुई निब वाला पेन निकालता है, कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या लिख रहा है, यहाँ पे पत्र लिख रहा है। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर नयनों से ताका।
तो जब वो पहला अक्षर लिख रहा था तो उसने पहले तो देखा खिड़की की तरफ कि वो लोग चले गए हैं या कोई आ तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद उसे शक हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तो जब उसने झांका खिड़की के बाहर तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे बाहर से देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे ना पिता है ना माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध। तो जब वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है। फिर वो लंबी सांस लेता है और फिर लिखना शुरू कर देता है। फिर वो क्या लिखता है चिट्ठी में कि मेरे प्यारे दादा, फिर अपने दादाजी का नाम लिखता है कॉन्स्टेंटाइन। फिर वो क्या कहता है कि मेरे ना पिता है ना माता है, सब कुछ क्या है, आप ही हैं। और ये कहकर उसकी आंखों के आगे उसके दादाजी का जो चित्र है वो आ जाता है। तो उनके दादा का चित्र कैसा लगता है, छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध यानी कि बूढ़ा आदमी, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन। बात बात पर अत्यंत हंसता, लाठी ठोकता कॉन्स्टेंटाइन। वेनका को लगा हो ना हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसने मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति ने उसकी उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर खिलने लगा। अब वेनका को क्या लग रहा था कि उसके दादा कोसों दूर होकर भी क्या कर रहे होंगे, चर्च के बाहर बैठकर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। तो उतने में ही वो क्या करता है, खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो रात अंधेरी हुई होती है, तो बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली होती है, वहां पर क्रिसमस होता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, लाइटें लगाते हैं अपने घरों में, जिससे रात के अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। तो वो देखकर, वो नजारा देखकर उसका जो उदासी वाला मन था वो बदल गया, वो थोड़ा खुश होने लगा। वह फिर लिखने लगा, दादाजी, मास्को बड़ा शहर है, यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। तो वो बता रहा है कि जहाँ पे वो रहता है, यानी कि मास्को जो है शहर, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर सब लोग कैसे रहते हैं, प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन सज्जन और सौम्य यानी कि अच्छा कोई भी नहीं है, कोई भी सज्जन व्यक्ति उसे नजर नहीं आया है। और यहाँ पर घोड़े हैं लेकिन शायद कोई भी भेड़ नहीं है, यानी कि वहां पर ज्यादा मात्रा में घोड़े उसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर किसी को भी समूह में, यानी कि कोई भी ग्रुप में समूह में गाना नहीं गा सकता, किसी को भी समूह में गाना गाने की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते रहते हैं। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। अब वो क्या बताता है कि खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मुझे मिल जाती है और रात भर मालिक का जो बेटा है वो रोता रहता है, तो उसको रात भर क्या करना पड़ता है, अपने मालिक के बेटे का पालना जो है, यानी कि जो झूला होता है, उसे हिलाना पड़ता है। फिर वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी मुझे यहाँ से आकर ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई हैं। तो वो क्या बता रहा है कि दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के, यानी कि उसकी उम्र के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किताबों में रंग बिरंगी किताबें लेकर जा रहे हैं, बैग में रंग बिरंगी किताबें लेकर जा रहे हैं। और जो उसकी मालकिन है वो भी अपने बच्चे के लिए
अच्छी अच्छी किताबें लेकर आई है। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरा भी काया पलट हो जाता। वो क्या कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो मैं भी वहां पर स्कूल जाऊंगा, और काश मेरी भी माँ होती, वो भी मेरे को इतना ही प्यार करती और मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरी भी काया पलट हो जाती, यानी कि जो उसे अभी काम करना पड़ रहा है इतनी छोटी सी उम्र में वो उसे नहीं करना पड़ता। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। अब ये लिखते लिखते, ये सोचते सोचते उसके आंखों से आंसू टप टप करके टपक रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। फिर अपनी आंखें पोंछकर, नाक साफ करके फिर से वो लिखना शुरू कर देता है। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं है। बिना जूतों के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए तरकारी का शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। तो वो क्या कहता है कि दादाजी, मेरे पास जूते भी नहीं है और बिना जूतों के मैं बर्फ में नहीं चल सकता, तो आप मुझे यहाँ से आकर ले जाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे वहीं पर कोई काम मिल जाए और वहीं पर मैं आपकी देखभाल भी कर सकूं और काम भी कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि प्यारे दादाजी, जब आप गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे, यानी कि उसके मालिक हैं, जब गांव में क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे से बक्से में रख देना, और मालिक की जो बेटी है ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वह बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते। तो वेनका ने एक लंबी सांस ली। फिर उसे क्या याद आता है कि क्रिसमस के समय वो अपने दादाजी के साथ क्या करने जाता था? क्रिसमस के लिए पेड़ लेने जाता था, पेड़ काटने जाता था, और जब कभी वो बर्फ में लुढ़क जाता था तो उसके दादाजी उसे उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। अचानक कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो, वेनका पकड़ो इस छोटे दुम वाले शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। तो दादाजी जब क्रिसमस का पेड़ काटने जाते तो वेनका को खूब हंसाते। तो जब वहां पे छोटा सा खरगोश आता तो उसके दादाजी खरगोश को पकड़ने के लिए कहते कि वेनका उसे पकड़ो। तो वेनका उसे पकड़ने जाता तो वो भी बर्फ में गिर जाता और फिर दोनों खुशी खुशी हंसते और उनकी जो हंसी है पूरे जंगल में इसी प्रकार से गूंज उठती। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वे उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ न रही तो दादाजी ने उसे मास्को अलियाखिन के पास भेज दिया। तो दादाजी क्रिसमस का पेड़ मालिक के घर लेकर आते थे। फिर सब मिलकर, वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी मिलकर पेड़ सजाने के लिए जुट जाते थे। और इन दिनों जो वेनका की माँ थी वो जिंदा थी, जीवित थी। वे उसी घर में नौकरानी का काम करती थी। मालिक की लड़की जो थी वो ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती थी और उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया है। जब माँ न रही तो दादाजी ने उसे मास्को अलियाखिन के पास भेज दिया था। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ।
अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब आपका इंतजार है, आपका पोता। फिर एक बार फिर से वेनका का जो जी है यानी कि वो फिर से क्या हो जाता है, रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पुरानी बातें सारी याद आ रही होती है। फिर वो क्या कहता है कि दादाजी ईश्वर के लिए यानी कि भगवान के लिए उसे यहाँ से ले जाइए, क्योंकि उसके लिए वहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में काम कर रहा है, जबकि उसे क्या करना है, बाकी बच्चों की तरह विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, और यही उसकी उम्र है ये सब करने की। लेकिन इतनी सी उम्र में उसे काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो दादाजी से यही कह रहा है कि मुझे यहाँ से ले जाइए, और ये कहकर वो अपना पत्र समाप्त कर देता है। वेनका ने कागज की 4 तहें लगाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, गांव को। मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही आदमी तक पहुंचा दी जाती है। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक के डिब्बे में डाल दिया। तो वेनका ने क्या किया, पत्र को पूरा किया और उसे लिफाफे में डालकर जो ये लाल डब्बा है, यानी कि क्या बोलता है, क्या होता है बच्चों, ये जैसे हम चिट्ठियां डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें अगर हम चिट्ठी डाल देते हैं तो वो सही पते पर पहुंच जाती है। तो कल ही उसे किसी आदमी ने बताया था कि इस लाल डिब्बे में अगर चिट्ठी डाल देते हैं तो वो सही जगह पर सही आदमी के पास पहुंच जाती है। तो ये क्या होता है बच्चों, इसे पत्र पेटिका यानी कि लेटर बॉक्स भी कहा जाता है। तो लेटर बॉक्स में वो डाल देता है अपनी चिट्ठी। घर आकर वह गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। अब घर आकर जो वेनका है वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसे सपना आता है कि चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी उसकी जो चिट्ठी है वो अपने सभी साथियों को पढ़कर सुना रहे हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है और उसके दादाजी उससे बहुत ज्यादा दूर हैं। तो जब वो बाकी बच्चों को देख रहा है, अपने मालिक के बच्चों को देख रहा है, तो उसे क्या मन कर रहा है कि उसे भी ये चीजें करनी है, उसे भी पढ़ना है, उसे भी लिखना है, उसे भी खेल कूद करना है। और वैसे हमें बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि उनकी उम्र ही क्या होती है, उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं होती है। उनकी उम्र क्या होती है, पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।